अपनी बाबा के लिए खिलाफ तो हम चुनाव लड़े, जब हम तब नहीं डरे तो अब क्या मतलब। आप आप ही की पार्टी के लोग ऐलान करके जाके मजार को तोड़ देते। कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? कौन धमका रहा है पुलिस के लोगों की? गोली चलवा के दिखा दो, ये करवा के दिखा दो। कौन जो है शांति भंग कर रहा है? जो SIR बिहार से शुरू हुआ है उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। उनमें पहले दिन से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे पार्लियामेंट ना चली हो तो हमने तख्तिया लेके विरोध किया है। वोट रक्षक हम लोगों ने बनाने का निर्णय लिया है। वोट वॉरियर, बूथ पर 4 ऐसे लोग होने चाहिए जो घर घर जाके वोट की इम्पोर्टेंस को, महत्ता को लोगों को समझाने का काम करे। साधु के बेस में बैठा व्यक्ति कह दे कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जाइए शिवलिंग पे बेलपत्री लगाए, दूध चढ़ा दीजिए तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। तो देखो लोग पढ़ना बंद कर देंगे। इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण बातें कही जाती तो खुलेंगे। और आजाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी जो है वोट के आधार पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बनेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध सम्मेलनों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इस समय चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में हैं। 12वां प्रबुद्ध सम्मेलन उत्तर प्रदेश का कल गोरखपुर में आयोजित हुआ। 12वें प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरफ आप देख रहे हैं? लग रहा है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है और पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी तो मुद्दों के विहीन है। फतेहपुर में जो हुआ है वो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की फसलों के दाम, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, इन सब से ध्यान हटाने के लिए एक षड्यंत्र है। लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए जो सोया हुआ स्वाभिमान है हक वंचित बहुजन समाज के लोगों का, उसको जगाने में और जो जन जागरण अभियान अपनी बात को पहुंचाने का था, उसमें हम लोग बड़े पैमाने पर कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लोग जुटते हैं, जिन लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है उनमें 70-80% लोग आते हैं और वो समाज में प्राइवेट डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी, सिंचाई विभाग के कर्मचारी, तमाम जो है सेल टैक्स के ऑफिसर, आकाशवाणी, तमाम जो जिस तरह से इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम करके आए, जिनको हम प्रबुद्ध बहुजन समाज कहते हैं, वो लोग आते हैं। मैं तो 5-6 विषय पर सहमति लेता हूँ कि 52% OBC को 52% रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, जो 1931 के बाद, जनगणना के बाद अब तक हुई नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया था कि SC/ST OBC को आरक्षण का नाम 98% प्राइवेट सेक्टर मिलना चाहिए। साथ साथ उसके अलावा EVM से चुनाव की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। फिर SC/ST OBC को प्रमोशन रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, बैकलॉग भरा जाना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जो अन्याय हो रहा है SC/ST OBC पे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से बंद होना चाहिए। तो वो जो समर्थन मिलता है, और फिर जब ये एक डिमांड भी मैं उनके सामने, जो बड़ी संख्या में नौजवान आते हैं कि भाई नौजवान जिसका आप हिस्ट्री पढ़ोगे भारत की, तो देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान जो है वो नौजवान लोगों का, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिनमें सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल के थे, 23 साल के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे, उधम सिंह जी थे। तो मैं ये मानता हूँ कि नौजवान कमज़ोर नहीं है, नौजवान गैर जिम्मेदार नहीं है। इस नौजवान को बस दिशा देनी है। कल मैंने उनको बहुत समझाया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो स्ट्रक्चर कल हमने निर्माण करने की कोशिश की है और जो जिनके बारे में हमने आपको उनको बताया है, मैं विश्वास से कहता हूँ कि उससे भविष्य में आज़ाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर होगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग आज भी राह जो रहे हैं, आंख में आंसू लेके, भूखा पेट लेके, टूटी छत लेके, टूटी गलियाँ, भरा हुआ पानी, गंदगी, तमाम तरह से परेशान जो लोग इंतजार देख रहे हैं, कोई ऐसा सवेरा निकले कि हमारे जीवन बदलाव हो, उनके लिए रास्ते खुलेंगे। और आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी जो है वोट के आधार पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बनेगी। कल एक शब्द आपने बोला मन से, मैं पूरा प्रबुद्ध सम्मेलन कवर कर रहा था, वोट रक्षक, वोट वॉरियर। इस समय विपक्ष पूरा कह रहा है कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, और आपने वोट रक्षक की बात की। तो क्या है ये वोट रक्षक? देखिए, जो SIR बिहार से शुरू हुआ है उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हैं और मैं पहले दिन से हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे पार्लियामेंट ना चली हो तो हमने तख्तिया लेके विरोध किया है। इस मामले में पूरे विपक्ष के साथ खड़े हैं? नहीं, हम तो विपक्ष से पहले ही EVM से लेकर सब चीज़ों पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बेसिक इस बात को समझना पड़ेगा, 2 चीज़ें हैं
क्या हम एसआईआर के द्वारा जो वोटों की चोरी हो रही यहीं तक सीमित रहना चाहते हैं, या जो एक लंबी डिमांड हम लोग ईवीएम के खिलाफ पहले से करते आ रहे थे उस पर अब क्या हम ईवीएम को सही मान रहे हैं या ईवीएम के खिलाफ भी हम कुछ करने वाले हैं? ये दोनों बात एक दूसरे को, जब तक इसका पूरक जो है नहीं ढूंढा जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो कल हमने ये महसूस किया कि हर बूथ पर 4 ऐसे लोग होने चाहिए जो घर घर जाके वोट की इम्पोर्टेंस को, महत्ता को लोगों को समझाने का काम करें। और वो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, समझदार लोग होने चाहिए, तकनीकी रूप से निपुण लोग होने चाहिए, जो वोट की वैल्यू के बाद वोट की रक्षा, कि उनका जो वोट है जो 18 साल की एज में आ गया तो वो बने, और जो अवैध वोट बना हुआ है वो वोट कटे, और किसी भी तरीके से वैध वोट ना कटे। और जो एक खेल होता है कि यहाँ का वोट वहाँ ट्रांसफर कर दिया उस वार्ड में, वहाँ का वोट, तो इतनी दूर वोट डालने कहाँ जाएगा आदमी? भाई जब आपको पढ़ने के लिए कहा जाए और दूसरी तरफ कोई साधु के बेस में बैठा व्यक्ति कह दे कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जाइए शिवलिंग पे शहद लगाइए, बेलपत्री लगाइए, दूध चढ़ा दीजिए तो आपका बच्चा पास हो जाएगा, ये बात का प्रचार कर दो, तो आप देखो लोग पढ़ना बंद कर देंगे। इस तरह की जो मूर्खतापूर्ण बातें कही जाती, तो मैंने जैसा कहा भारत में आसान रास्तों की तरफ ज़्यादा बढ़ा जाता है। तो जब पता लगा कि मेरा वोट तो दूसरे वार्ड में ट्रांसफर का 2 किलोमीटर है, तो लोग कहते नहीं छोड़ो, हम कौन सा, हमें कुछ थोड़ा ही बनना है। क्योंकि लोग कहते हैं राजनीति हमारा क्या मतलब, जिनको जीतना है, तो उनको नहीं पता ना कि उनका सब कुछ राजनीति तय करेगी। तो ये जो गैर जिम्मेदारी है वोट के प्रति, इसको जिम्मेदारी बदलने के लिए हमने वोट रक्षक हम लोगों ने बनाने का निर्णय लिया है, वोट वॉरियर। और इनका काम मैंने आपको बता दिया। ये हम लोग 4 की संख्या में एक बूथ पर बनाएंगे। 1,62,424 बूथ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि सभी बूथों तक ये वोट वॉरियर बने, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और ये जाके अपने काम को जिम्मेदारी से करें, और इनके पास और कोई काम ना दिया जाए जिससे कि ये इस काम को बहुत जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, समझदारी से और तमाम तरह की खामियों को ठीक करते हुए इस वोट की रक्षा करने का काम करें, इसकी सुरक्षा करने का काम करें, इसको बूथ तक पहुंचाने वाली टीम के साथ कनेक्ट करने का काम करें। और जब वोटर लिस्ट वगैरह बने तो कोई नाम हमारा छूटे ना, और कोई गलत नाम उसमें ऐड ना हो, इन सब की जिम्मेदारी को उठाए। इसलिए वोट वॉरियर बनाने का काम अगले 4 महीने के अंदर, 3 महीने सौंपे, 4 महीने में समीक्षा होगी। कोई भी काम होता है हमारे जैसे बूथ सब, ये प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, तो उसकी फिर मंडल वाइज समीक्षाएं होंगी, हम ही लोग करेंगे कि भाई उसके बाद किस तरह का बदलाव है। तो बहुत उत्साह देखने को मिला। मैं इसके लिए गोरखपुर की पूरी प्रदेश मंडल की कमेटी का दिल से धन्यवाद देता हूं, जिला कमेटियों का, विधानसभा कमेटी, उन्होंने बहुत मेहनत की। सब नौजवान लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, और जैसे वो कहते हैं गुदड़ी के लाल, किसी के पीछे कोई बहुत बैकग्राउंड नहीं, सब ने अपनी जगह बनाई है। और कल जब मैंने शाम में मीटिंग की थी रिटायर्ड कर्मचारियों की, तो आपको जान के खुशी होगी नीरज भाई, 400 450 के करीब कर्मचारी थे, और सभी जातियों के कर्मचारी थे। पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, यादव, पटेल, सैंतवार, और शेड्यूल कास्ट की भी तमाम जातियों के और मुस्लिम समाज के कर्मचारी, और सब ने, मैं विश्वास ही नहीं कर रहा था कि इस तरह का समर्थन उमड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम सब लोग आपके नेतृत्व में इस आंदोलन में इस विचार के साथ महापुरुषों के काम करने के तैयार हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम के साथ बामसेप में काम किया, बहुत मेहनत की, और उनका कहना था कि हम व्यक्ति से नहीं, विचार के से जुड़े हुए लोग हैं। वो विचार जो काशीराम साहब लेके आए थे, उसी विचार को आप तेजी से लेकर चल रहे हैं। हम आपको देख रहे हैं पहले दिन से। कई अधिकारी थे जो सेल टैक्स में जो है बड़े अधिकारी रहे हैं, रिटायर हो गए, हम देख रहे हैं। और अब हम पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये वही प्रबुजन सम्मेलन है जिनकी बात यहाँ तक आ रही है, ये वही मुद्दे हैं जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए। और हमने स्पष्ट भी कहा कि अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम लोग वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन सिस्टम यहाँ खड़ा करेंगे। हम अनाज दे ना दे, 2,000 रुपये दे ना दे, लेकिन उनके बच्चों को इतनी शानदार पढ़ाई देंगे कि कल उनके बच्चे जो हैं वो किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे, और यहाँ या विदेश से जो है बढ़िया जो है रोजगार करके लाखों रुपए महीने कमा के अपने परिवार को सम्मान का जीवन दिलाने का काम करेंगे। हम एक दिन की राज उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तत्कालिक उस पर काम, एक लॉन्ग विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि वो परिवार गरीबी, बेबसी, उस जो पिछड़ेपन की धारा है उससे बाहर निकल के आए, उनका भविष्य जो है सुदृढ़ हो, उनका भविष्य जो है उज्ज्वल हो। इसलिए जो है
बुनियादी रूप से काम करेंगे। ऐसा ही काम हेल्थ सेक्टर में करेंगे। कानून व्यवस्था बड़ी शानदार करेंगे कि जो जुल्म जाति अन्य अत्याचार कमज़ोर वर्गों के लोगों पर होता हो उन पर ना। और मैंने मुस्लिम भाइयों को भी कल कहा कि उनकी खानका, उनकी मज़ारें, उनकी मस्जिदें और उनकी वक्फ की संपत्तियों को भी किसी माफिया को छूने नहीं देंगे। इस बात का भी मैंने उनको कल विश्वास दिलाया। साथ साथ किस तरह से ग्रामीण इकोनॉमी बढ़े, मैं आपको अर्जक संघ के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि आप भी अर्जक संघ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने जब पढ़ा अर्जक संघ के जो हमारे नीतिकार थे, और जब मैंने उनको पढ़ा और उनकी नीतियों को मैंने पढ़ा, तो मुझे दिली खुशी हुई कि उन्होंने पॉलिसी दी है कि किस तरह से लोग तो समस्या बताते हैं, साहब मेरे पास समस्या, मेरे पास समस्या, सुझाव दिए हैं किस तरह से समाधान दिया, किस तरह से ग्रामीण इकोनॉमी को जो है अर्थव्यवस्था को हम लोग मजबूत कर सकते हैं और गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार से जोड़ के गरीबी बेबसी खत्म करके एक अच्छा जीवन जो है, ये जो बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं सहकारिता के, ये वहीं से निकल के आए हैं। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ उस आंदोलन को पढ़ने के बाद, उस आंदोलन को अपने आचरण में धारण करने के साथ, अपने चित्त में धारण करने के साथ, कि वही एक रास्ता है उन्हीं पॉलिसियों के जरिए भारत की गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह के अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकल के आगे बढ़ने को उनको तैयार किया जाता है। और एक अखंड भारत, मजबूत भारत, प्रबुद्ध भारत, विश्वगुरु भारत की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। एक तथाकथित रूप से जिस मुख्यमंत्री को सख्त कहा जाता है, बाबा भी है, महंत भी है, और वहीं गोरखपुर में आप बैठे हैं, आप बाबा के पाखंड की बात भी करते हैं, अर्जक संघ की भी बात करते हैं गोरखपुर में रहते हुए। तो ये हौसला कहाँ से इतना अंदर आ जाता है? इतने मुकदमे उन्हीं बाबा के खिलाफ तो हम चुनाव लड़े हैं। अच्छा, जब हम तब नहीं डरे तो अब क्या मतलब? आप ही समझिए। मैं उनसे बहुत परिचित नहीं हूं, क्योंकि मेरी कोई व्यक्तिगत मुलाकात उनसे आज तक नहीं है, ना ही कभी फ़ोन पे उस तरह से बात हुई है। हालांकि मैंने कई पत्र उनको लिखे हैं, लेकिन मैं बड़े निराशा के साथ कह सकता हूं कि गोरखपुर विधानसभा से वो जीते हैं, लंबे समय से इस लोकसभा से वो सांसद रहे हैं, और जो जल भराव की समस्या है उसमें कोई बहुत ठोस काम उनके द्वारा नहीं किया गया। जो पॉश एरिया थे, मैं घूमा हूँ गली गली, आज भी पानी की उस तरह की व्यवस्था जो है वो बनी हुई है। आप पे अवसर है, आप चीफ मिनिस्टर, तो शानदार काम कीजिए। कल हम रात गए थे अपने कार्यकर्ताओं के घरों पे, सड़कों के हाल देख के खुद पे शर्म आती है कि ये और मैं समझता हूँ गोरखपुर के लोग क्या कहते होंगे। कोई भय में नहीं बोलता हो, कोई संबंधों में नहीं बोलता हो। सच तो ये कि गोरखपुर में ही विकास नहीं है। गोरखपुर के बाहर की तो बात आप क्या करोगे? आप कानून व्यवस्था की बात करो, यहीं 1-1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। यही 600 ट्रेनी महिला जो हैं हमारे अभ्यर्थी, सड़क पे आना पड़ता है। लेकिन क्यों? एक बात नहीं बताई किसी ने कि 360 की कैपेसिटी है, आपने 600 रख रखी है, फिर आपको सस्पेंशन करना पड़ता है। तो आप समझो ना, आपकी जो टीम है, कोर टीम जिसको काम करना, वो क्या वो विकास के उससे रास्ते जुड़ी हुई है, या वो अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के रास्ते जुड़ी हुई है? धमकी देना, बुलडोजर चला देना। और ये जो फतेहपुर में हुआ, इसको कैसे परिभाषित करोगे? आप ही की पार्टी के लोग ऐलान करके जाके मजार को तोड़ देते। कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? कौन धमका रहा है पुलिस के लोग, अधिवक्ताओं को, पुलिस के लोगों की गोली चलवा के दिखा दो, ये करवा के दिखा दो? कौन जो है शांति भंग कर रहा है? कल आपने मंच से फिर से दोहराया, 52% ओबीसी आरक्षण की आप बात करते ही हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते हैं, फिर से आपने दोहराया कि हम ओबीसी सम्मेलन करेंगे, बहुत बड़ा लखनऊ में करने जा रहे हैं। तो ओबीसी को लेकर कुछ खास प्लानिंग है पार्टी में जोड़ने को? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज का सबसे बड़ा परिवार है ओबीसी। और ओबीसी तो कॉन्स्टिट्यूशनली ओबीसी कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जब आप 1902 को देखोगे, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और पिछड़े वर्ग के लोगों को बैकवर्ड क्लास के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिला। और 50% जो है नौकरियों में जो है, हमारे कोल्हापुर के महाराज जो थे, बहुजन शौर्य, बहुजन साम्राज्य और बहुजन गौरव के जो प्रतीक हैं छत्रपति साहू जी, उन्होंने ये किया। तो एक ही परिवार है। जातिविहीन समाज की बात और तमाम जो आंदोलन चले, मैं तो समझाता हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों को कि आप आंदोलन देखो, शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले साहब ने चलाया, माँ सावित्रीबाई फूले साहब ने चलाया, अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ पेरियार साहब ने चलाया, उसके अलावा ब्रह्मानंद लोधी जी ने चलाया, महामना रामसुब्बा वर्मा जी ने, महाराज चौधरी महाराज सिंह भारती ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, जननायक कपूरी ठाकुर ने, तमाम जो हैं, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, संतराम बी ए प्रजापति जी, ये जो तमाम नाम हैं, ये सब अपने जो है पिछड़े वर्ग के ही महापुरुषों ने जो है पहले आंदोलन चलाया।
तो इस आंदोलन में शुरुआत किसने की, रास्ता किसने दिखाया, दीपक कौन बना, किसने खुद को जला के समाज को प्रकाश दिया, और जिसने जो हमारे लिए जिया, क्या उससे बढ़कर हमारा इतिहास कोई हो सकता है। तो जब हम देखते हैं वहाँ हमें शिक्षा के क्रांति के जनक के रूप में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले दिखते हैं, सामाजिक न्याय करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज दिखते हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद से निकालते हुए अर्जक संघ के हमारे महापुरुष दिखते हैं, मामला राम वर्मा जी, बाबू जगदेव जी, प्यारेलाल यादव साहब। तो हम इतने बेवकूफ़ थोड़ा है कि अपने परिवार को नहीं पहचानते, अपनों को नहीं पहचानते। जिन्होंने आंदोलन चला के हमें हमारी आंखें खोली, हमको जिन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए शिक्षा के, तो हमको अपने उस बहुजन समाज को एकजुट करके चलना है। आज उनकी समस्या पर कोई बोलना नहीं चाहता, सब उनको वोटर बनाए बैठे हैं। मैं भी उनसे अक्सर पूछता हूं कि जब ये अवसर खत्म हो जाएंगे तो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, जाट, गुजर, पटेल, लोधी, इनके बच्चों को कौन वो करेगा? सामाजिक गैरबराबरी खत्म थोड़ा ही होगी है। इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? अभी तो आरक्षण व्यवस्था में ही इतनी छुआछूत भेदभाव है, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? कौन, तो ये कौन से, इसमें कितना बड़ा समाज जो है वो उद्योगपति हो गया है, कौन इतना बड़ा समाज जो है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गया। 2-4, 10%, 20% समाज थे, 80% लोग तो सब जो समाज में उसी हालत में, उसमें भी क्रीमी लेयर है, यादव में भी है, पटेल में भी हैं, गुजर में भी हैं, जाट में भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैंड टू माउथ हैं। और पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य का तो उनका तो हाल ही बहुत खराब है। दुनिया चौहान है, कौन पूछ रहा है? सैंतवार है। तो मैं इसलिए आपसे बात कह रहा हूं कि हम जातिहीन समाज की बात करते हैं, बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, इसी परिवार की संतान हैं, तो हम अपनों को साथ इकट्ठा करके उनके मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। और आप ये समझिए, जब जिस मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे, आप पार्लियामेंट देखिए इस बार, एक दवाई एक दाम का मुद्दा हमने उठाया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा हमने उठाया, पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा हमने उठाया, और स्कूल के मर्जीकरण के खिलाफ जो है हमने जो है विषय उठाया, जिसको शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ा, तर्क के साथ उठाया, एसएससी का मामला उठाया, और भी कई ऐसे मामले हैं जिनको लोगों ने इग्नोर किया, हमने उठाया। और फिर वो पूरे दिन, अगले दिन 4 दिन 6 दिन वो चर्चा का विषय बने। लोग, हमने अर्धसैनिक बलों को और आर्मी के जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के जवानों के वेतन में जो है उसको कर मुक्त करने, इनकम टैक्स से बाहर करने के लिए जो है हमने विषय उठाया। तो वो लोग चर्चा के विषय में पुलिस की मांगों को हम लोग उठाए, पीआरडी होमगार्ड के जवानों की मांग उठाए, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत, इन सबके को सम्मानजनक वेतन, और जो संविदा पे अनुदेशक हैं तमाम लोगों को सम्मानजनक वेतन और उनको पक्की नियुक्ति देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग इंतजार करे बैठे हैं कि एक बार ये अवसर मिले तो कलम चले और सबके जीवन में खुशहाली है। हम तो प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं, हर व्यक्ति के आंसू पूछना चाहते हैं। हम अपने रास्ते में हैं, और यही रास्ता जो है शायद सत्ता में बैठे लोगों को और विपक्ष में बैठे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तमाम तरह की षड्यंत्र साजिशें चलती हैं। उनसे घबराने की जरूरत है नहीं। लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य सामने, उस पर काम करना है। और उम्मीद है कि तीसरे पंचायत चुनाव में बड़े शानदार प्रदर्शन होंगे, कार्यकर्ताओं की मेहनत से बहुत से रिजल्ट आएंगे और आजाद समाज पार्टी बड़ा दल बनकर उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सहारनपुर से शुरू हुआ प्रबुद्ध सम्मेलनों का दौर 12वां गोरखपुर तक पहुंच गया, और सांसद जी का कहना है कि पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मैं लगातार कवरेज करके आपको दिखाता ही रहता हूं। एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं प्रबुद्ध सम्मेलनों को देखने के बाद, कि जिस भाईचारे की बात, जिस बहुजन यूनिटी की बात करते हैं, वो कार्यक्रमों में दिखाई देता है, मंचों पर भी दिखाई देता है, और आपके बयानों में भी दिखाई देता है। उसका कितना असर जनता के बीच में होगा, ये इसको सेमीफाइनल कह सकते हैं 2027 का, कि पंचायत चुनाव से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।